आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हेल्दी किडनी इज इक्वल्स टू हेल्दी लाइफ। क्या आपको पता है कि इंडिया में मिलियंस ऑफ लोग जो हैं किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि किडनी डिजीज को साइलेंट डिजीज कहा जाता है, क्योंकि इसका पता ही हमें एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके लगता है। लेकिन इस चीज को रोका जा सकता है बाय अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, और ये पॉसिबल है एक ऐसी चीज से जिसे टेक्निकल टर्म्स में बायोमार्कर कहा जाता है। और आज की इस वीडियो पे हम इसी टॉपिक के डिस्कशन करेंगे, और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक कुमार यादव, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी में एज एडिशनल प्रोफेसर काम कर रहे हैं इन पीजीआई चंडीगढ़। इनके 80+ रिसर्च पब्लिकेशंस हैं एंड इनका एच इंडेक्स 25+ है, जो कि इनकी रिसर्च एक्सीलेंस को दिखाता है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर, सबसे पहले हम आपकी एकेडमिक जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सर, आपने मास्टर्स करा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपने अपनी पीएचडी करी है पीजीआई से। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने रिसर्च की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? सबसे पहले देखो, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी मास्टर्स करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पीजीआई चंडीगढ़ में काम करने की। सबसे पहला मेरा वर्क एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट था इन डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी। So I used to deal with the kidney disease patient and looking at the variety of the kidney disease and the ongoing research in the field of kidney disease. I inclined toward the research in the field of kidney disease. और उसके बाद जो मेरे सुपरवाइजर थे, उन्होंने इंडिया में पहली लैब सेटअप की है जो लेबोरेटरी रिसर्च कर रही है नेफ्रोलॉजी फील्ड इन इंडिया। सो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन आया किडनी डिजीज में रिसर्च करने का। देन आई ज्वाइंड एज ए पीएचडी स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी। मेरी पीएचडी के टाइम में मैंने किडनी डिजीज पे काम किया है। उसमें मेरा मेन फोकस था लुकिंग एट द कार्डियोवास्कुलर मार्कर इन chronic kidney disease, which were mainly focused on the immune function. After doing the PhD, I got opportunity to do the postdoc fellowship in the same department, which basically extend my PhD work in the field of nephrology. And there are some other ongoing work which basically focused on the biomarker discovery in chronic kidney disease. After doing the postdoc for 3 to 4 years, I got opportunity to join as a faculty in Department of Experimental Medicine and Biotechnology. My ongoing work is focused on the biomarker discovery, measurement of glomerular filtration rate, cardiovascular risk in chronic kidney disease. So these are the small work which I have done till date. So that's really great. सर, जो अभी नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभी मास्टर्स करके आए हैं, सर उनको आप कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको रिसर्च में जाना चाहिए या जो इंडस्ट्रियल फील्ड होती है बायोटेक के बाद, तो उनको उनमें से क्या चूज करना चाहिए? So it's all depends on individual focus or interest. If anyone is interested in research, he should or he or she should definitely go to the research field. And there are some students who are actually looking at the part-time in the research project or going for the PhD as a part-time job. So I will not advise to do that. If you are actually interested in research, you go in the academics. If you are not interested, you should go to the industry. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो इतना सीरियस डिजीज क्यों है और वो इतनी लेट पेशेंट्स को क्यों पता चलता है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज होता क्या है। क्रॉनिक किडनी डिजीज बेसिकली लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, जो बहुत टाइम के बाद इवॉल्व होता है। इनिशियल स्टेज में इसका पता नहीं लगता है कि आपको किडनी की बीमारी है। जो किडनी की यूनिट होती है, बेसिकली नेफ्रॉन बोलते हैं उसको, तो नेफ्रॉन लॉस होने लगते हैं किडनी डैमेज के टाइम पे। सो नेफ्रॉन्स हैव हाई कैपेबिलिटी फॉर द कंपनसेटरी फंक्शन। एक स्टेज तक जितने भी नेफ्रॉन लॉस होते हैं, जो बचे हुए नेफ्रॉन हैं उनको कंपनसेट करते हैं। इसको बोलते हैं रीनल फंक्शन रिजर्व। द kidney has high capacity of renal function reserve. So until unless the kidney disease move to the advanced stage, the nephron basically compensate for the damaged nephron. So इसलिए उसका अर्ली स्टेज में हमें कोई सिम्टम्स पता नहीं लगते हैं।
तो सर हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो किडनी डिजीज है उसको एक साइलेंट डिजीज कहा जा सकता है? बिल्कुल, साइलेंट डिजीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका अर्ली स्टेज में आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि किडनी डिजीज के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि आप बायोमार्कर्स के लिए काम करते हैं, हम्म। तो अगर लोगों में अवेयरनेस आती है तो क्या इस डिजीज का जल्दी पता लगाया जा सकता है? बायोमार्कर फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज, सो उसके लिए देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च ऑन गोइंग। अभी तक अर्ली बायोमार्कर के नाम पे जस्ट वी हैव द जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एंड एल्बुमिन एरिया, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, which is basically which can detect early stages of CKD. For that we need to do the community screening, okay? Because CKD में कोई symptoms होते नहीं कि आपको पता लगेगा कि मुझे किडनी की बीमारी है। सो इस स्क्रीनिंग में ही पता लगता है अर्ली स्टेजेस में कि सीकेडी की प्रॉब्लम है या नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू ओपीडी विद द किडनी डिजीज, दे आर लेटर स्टेजेस लाइक थर्ड स्टेज, एंड उनको पता तब लगता है जब कोई हेल्थ चेकअप होता है, रूटीन हेल्थ चेकअप, ईयरली हेल्थ चेकअप, उनमें पता लगता है कि क्रेटिनिन बढ़ गया है, जीएफआर लो हो गया है, और या फिर यूरिन एल्बुमिन रेशियो बढ़ गया है। सो उससे पता लगता है कि किडनी की बीमारी है। सर आप बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आईसीएमआर हो गया, डीबीटी हो गया, उसमें से आप एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप इंडियन स्पेसिफिक जीएफआर रेशो के बारे में काम कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी जीएफआर के लिए काफी फॉर्मूलाज हैं, तो इंडियन स्पेसिफिक फॉर्मूला की नीड क्यों है? So GFR, जो कि glomerular filtration rate, it is a definite marker of kidney function, and we and others have studied that the GFR is low in Indian population. Western country like US and Europe, the reference range of the GFR is around 110 to 130. But in Indian population, in healthy Indian population, it is around 80 ml per minute, which is very less as compared to the Western population. And to measure the GFR is very difficult, and it's time-taking process, and it also costly affair. So the GFR estimating equations had been developed worldwide, like mostly in the US population and European population. And in India, we are using the same equation, which are developed in the Western population. But these equations are not fit for Indian population. One of our study, we actually assess the performance of these equations in Indian population and observe that these equations overestimate the Indian GFR approximately by 25 ml, which is very huge. So there is a difference, and these difference are due to basically due to the dietary habit, body build, like we have a smaller body as compared to the European and Americans, so the muscle mass is less. As you know, the creatinine generation is directly linked with the muscle mass, so that also play a role in the developing the equation, and these all factors have not been considered when developing these equation in Western population. Okay, so we are trying to develop the equation, EGFR equations, which can fit for Indian population, and in addition we are also trying to evaluate what are the normal GFR in Indian population. So अभी हमने एक पायलट स्टडी किया है जिसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो नॉर्मल GFR रेंज है इंडियन पॉपुलेशन में, although the population is from North India only, like Chandigarh, Punjab, Haryana, Jammu, Kashmir, Uttar Pradesh, and we have observed that the normal GFR, the median GFR is 84 ml, and as the normal GFR is considered below age of 40, we have also calculated that, and that is 90 ml per minute. So that is very less when we compare to 107 of the European population, or the 120 or 115 from the Western population. So it is very important to develop an equation for EGFR equation for Indian population, so that we can accurately estimate the GFR and categorize the CKD stages based on the several category, and accurately define whether the person is CKD or healthy. So, जैसे कि आपने बताया कि आप इंडियन किडनी डिजीज के लिए काम कर रहे हैं, जो कि एक
मेजर मल्टी सेंट्रिक प्रोजेक्ट रहा होगा। तो सर इस मल्टी सेंट्रिक प्रोजेक्ट का जो रियल लाइफ हेल्थ केयर में क्या इम्पैक्ट रहा है? You're talking about the Indian chronic kidney disease, which is basically the first largest cohort in the developing country. Not in India only; it's in developing country. It is the biggest cohort of chronic kidney disease, which is doing longitudinal observational study. So इस स्टडी में हम एक तो जो भी पेशेंट है उसका सारा डिटेल रिकॉर्ड करते हैं, लाइक डेमोग्राफिक, quality of life, dietary habit, exercise, clinical investigations, biochemical investigations, along with the socioeconomics. So we have more than 4,000 participants enrolled in that, and we also collect the blood and urine sample annually. This type of cohort study is basically characterize the type of patient. It can identify the risk factor for the progression of chronic kidney disease or the development of complications like cardiovascular disease, what are the incident rate of CVD in chronic kidney disease, what is the quality of life in the CKD patient, if the quality of life, how can we improve the quality of life, what are the treatment effect, how to manage the chronic kidney disease patient, whether the ongoing treatment is beneficial or not. From these type of cohort study, you can provide the guideline to make a better policy for the CKD patient to the government. सर अभी जैसे आपने बताया कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मल्टी ओमिक्स भी यूज हो रही है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए एक जर्नलाइज्ड वे में बताएंगे कि जो मल्टी ओमिक्स है वो क्या होता है और वो जो हमारी मेडिसिनल फील्ड है उसमें कैसे आगे हेल्प करता है? सो मल्टी ओमिक्स, सबसे पहले तो ओमिक्स की मैं बात करूंगा. ओमिक्स इज बेसिकली द कंप्रहेंसिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर molecules, like on the gene or the metabolites or the proteomics. When you study the gene, metabolite or protein on omics basis, you can characterize everything, like what are the pathway involved, how the gene act in disease conditions, or the metabolites act in disease conditions, what are the pathway, what are the pathogenetic mechanism. You can all characterized by the omics. Multi-omics is basically integrated approach of using all sort of omics like genomics, transcriptomics, metabolomics, proteomics, and go further the lipidomics and developing field of omics. You can integrate these type of omics like not in single study. You cannot integrate all, but you can integrate 2 to 3 omics and use this integrated omics for the biomarker discovery, and these biomarker can be used for the diagnosis, either for diagnosis of the disease or the prognosis of the disease or the monitoring of the disease. You can use. सर जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं जो हम करना चाह रहे हैं वो चीज़ भी नहीं हो पाती है, तो जब आप अपने इस जर्नी में थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि स्पेशली जो इंडियन बायोमेडिकल फील्ड्स हैं उसमें रिसर्च करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किस चीज़ में फेस करने पड़े? देखो, इंडिया में रिसर्च करना काफ़ी चैलेंजिंग है. इट्स डिपेंड ऑन द वेरी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट. सो अगर हम बात करें रिसर्च की और चैलेंजेस इन रिसर्च इन बायोमेडिकल रिसर्च इन इंडिया, सो सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक इट्स लिमिटेड फंडिंग एंड रिसोर्सेज इन इंडिया, एंड अदर्स आर लाइक proper infrastructure and technology, like low resource settings. On non-metropolitan city, there are limited resources or the infrastructure for the research, and you can say there is no or less focus on the capacity building in India. Mostly the research is driven to publish the paper, or there is a issue with the collaboration between even the interdepartment collaboration, interinstitutional collaboration. So there is a very limited trust which we can establish between the institutes. Then there is a lack of translational focus on the research
from the basic research to the clinical research to the or you can say bench to bedside research. सो ये हुए एक्सटर्नल चैलेंजेस। अभी अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको बायोमेडिकल रिसर्चर बनना है, तो उसको कौन कौन सी स्किल्स और सबसे पहले उसको कौन सा माइंडसेट डेवलप करना चाहिए? देखो, biomedical research or you can say any type of research, to do any type of research, first thing you need motivation. You should be motivated to do the research. Then there are several key component, you can say hard and soft component, like you have the research and observational skill. You should be able to analyze any problem. You should able to ask a clear question, and you should able to provide at least some solution to that question. Okay. The next is the project management. Although it is not a primary duty of any researcher to do the project management, then next is the safe experimentation. Like most of the researchers do the wet laboratory experiment, so they should be aware of the how doing the research, how to avoid this type of research. Okay. Then you should have the ability to analyze the data. You generate lots of data, and so you have the capability, or you should learn the skill to analyze the data, how to interpret the data. Okay. And then persistent is one of the quality which you need, like you are doing the experiments. Okay. So most of the experiments which are not standardized in your laboratory, it is not successful in the first attempt. Okay, it takes time. So you should be persistent to doing that for again and again. So these are the some key components any researcher either in medical or any field should keep in the mind. सो जैसे आपने जीनोमिक्स की फील्ड के बारे में बताया, ऐसे ही एआई है या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, ये फील्ड्स हैं जो रेगुलरली ग्रो कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले 10 से 15 साल में जो किडनी रिसर्च का एरिया है वो कैसा होगा? So AI definitely will going to add in the field of kidney research in next 10 to 15 years. As you can see, the personalized medicine along with the omics, either genomics, metabolomics, proteomics, and AI in form of machine learning can develop a tool to identify the patients which needs more attention and the patient which don't need more frequent attention. So AI along with this omics tool can be used to predict whether the outcome of this particular patient is going to A or B, and based on this A or B outcome, there can be different type of treatment or the management plan for the CKD. So AI is definitely going to add in the precision medicine, personalized medicine basically for the kidney disease patients, so that resourceful allocation can be used for the management of chronic kidney disease patients. So sir, can we expect कि आने वाले सालों में जो किडनी डिजीज के जो पेशेंट्स है, जो डिजीज प्रोग्रेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है? Definitely we can retard the progression of chronic kidney disease. Okay. And because as you know, there is no cure for the kidney disease. So the focus is on management or the retard the progression of chronic kidney disease. So to do this, so we generally manage the control the blood pressure. Those who are diabetic control the blood sugar level to manage the kidney disease progression. So these tools can definitely help in the management or the prevention of progression of CKD in coming future. आज के इस डिस्कशन में हमने किडनी हेल्थ, रिसर्च, इनोवेशन एंड फ्यूचर के बारे में जाना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल मेड बायोकेम पर, ब्रॉट टू यू बाय मेड बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी दैट हेल्दी किडनीज इज इक्वल्स टू हेल्दी लाइफ। तो अपनी किडनीज का ध्यान रखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।